नाम ब्रजेश कुमार है। कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन के बाद में भारत का अंतरिम सरकार जो भी रहा, उसके बाद में माउंटबेटन योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम लोगों को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ना है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर आज हम लोगों को चर्चा शुरू करनी है। अब जरा समझिएगा, जो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत विषय बताए गए थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई थी, उन्हीं को कहीं ना कहीं इस अधिनियम के रूप में भारत में लाया जाता है। डेट्स के साथ समझिए, 4 जुलाई 1947 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली एक प्रस्ताव पेश करते हैं। 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेंट एटली एक प्रस्ताव पेश करते हैं। यह प्रस्ताव 15 जुलाई 1947 को 15 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव पास हो जाता है। कहां से? हाउस ऑफ कॉमन्स से। हाउस ऑफ कॉमन्स से ये जो प्रस्ताव क्लेमेंट एटली के द्वारा पेश किया गया, ये पास हो गया। नेक्स्ट डे अब दूसरे सदन में, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 15 जुलाई को पास होने के बाद में अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी ये पारित या पास हो जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट डेट है जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, वो डेट है आपकी 18 जुलाई 1947। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटेन की संसद से कब स्वीकृति मिली? तो ब्रिटेन की संसद से, या वहां का जो फाइनल मोहर है वो कब लगती है, स्वीकृति कब मिलती है? इस भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को ये जो प्रस्ताव दिया गया था, इसको स्वीकृति मिल गई और अब बन गया ये क्या? अधिनियम। तो यहां से होता है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। 4 जुलाई को क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये प्रस्ताव पेश किया, 15 जुलाई को ये पास हो गया, 16 जुलाई को ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी पास हो जाता है, और फिर 18 जुलाई 1947 को इसमें फाइनल स्वीकृति मिल जाती है और अब ये बन जाता है क्या? अधिनियम। अब इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बारी बारी से हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया था, कहां पे? जब आपका माउंटबेटन योजना थी, उसमें बताया गया था भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 डोमिनियन राज्य स्थापित किए जाएंगे। अब ये स्थापित कब किए जाएंगे? 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 औपनिवेशिक राज्य स्थापित किए जाएंगे। पहला पॉइंट कहां पर? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दूसरा पॉइंट, अब जब ये 2 राज्य बनेंगे तब इनके अपनी अलग अलग क्या होंगे? संविधान सभाएं होंगी। तो अलग अलग संविधान सभा होंगी। दोनों देशों की अपनी अलग अलग क्या होंगी? संविधान सभा होंगी। तीसरा पॉइंट, दोनों देशों के अपने अलग अलग गवर्नर जनरल
दोनों देशों के अपने अलग अलग गवर्नर जनरल, दोनों देशों के अपने अलग अलग गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री होंगे। दोनों देशों के अपने अलग अलग गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री होंगे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन होंगे, माउंटबेटन होंगे, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये बात बताई गई, ठीक है। माउंटबेटन गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर जनरल जिन्ना होंगे, गवर्नर जनरल जिन्ना होंगे, और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान होंगे। और प्रधानमंत्री कौन होगा? लियाकत अली खान होंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बताए गए। फिर से एक बार मैं चर्चा करता हूं। भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 डोमिनियन राज्य यानी 2 औपनिवेशिक राज्य स्थापित किए जाएंगे 15 अगस्त 1947 को। दूसरा, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग क्या होंगी? संविधान सभाएं होंगी। तीसरा, कि उन देशों के लिए गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के लिए अलग गवर्नर जनरल होंगे, और वो कौन से होंगे? जिन्ना। भारत में कौन बने रहेंगे? माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल बने रहेंगे। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की ओर से लियाकत अली खान प्रधानमंत्री होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अगर हम इसके आगे और बिंदुओं पर चर्चा करें तो वही पुरानी बात जो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत बताई गई थी कि देसी रियासतों को या छूट होगी कि वह चाहे तो भारत ज्वाइन करे, चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन करे, चाहे भारत ज्वाइन करे और चाहे फिर पाकिस्तान ज्वाइन करे। दोनों को ये क्या होगी? छूट होगी, और चाहे तो स्वतंत्र रहें, यानी वो किसी को ना ज्वाइन करके अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें। चौथा पॉइंट, अगले पॉइंट में अगर हम बात करें कि देसी रियासतों के बाद में और ऐसा क्या था? भारत मंत्री का जो पद था, भारत मंत्री का जो पद था, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। अब एक और ध्यान देने वाली बात है, और ये आपका क्वेश्चन लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा, थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। जब भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र टूट रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पहले एक राष्ट्र था, अब उसी राष्ट्र से 2 राष्ट्र बन रहे हैं, तो बीच में एक पड़ेगी सीमा। अब सीमा के निर्धारण के लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सीमा के निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोग बनाए जाएंगे। 2 सीमा आयोग गठित किए जाएंगे। 2 सीमा आयोग गठित किए जाएंगे। अब सीमा निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोगों को गठित किया जाएगा, और इसका अध्यक्ष, इन दोनों सीमा आयोगों का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? इन दोनों सीमा आयोगों का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? तो अध्यक्ष बनाया जाएगा सर रेडक्लिफ को। सर रेडक्लिफ को क्या बनाया जाएगा? इन दोनों सीमा आयोगों के अध्यक्ष बनाया जाएगा। किसको? सर रेडक्लिफ। आज भारत और पाकिस्तान की जो बीच की रेखा है या जो लाइन है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो बात समझिएगा, भारत और पाकिस्तान सीमा बंटवारे को लेकर के 2 सीमा आयोग बनाए जाएंगे। पहला एक देश के लिए, दूसरा। अब उनका अध्यक्ष किसको? सर रेडक्लिफ। इतनी बात समझ आई। भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। इतनी बात समझ आई। आपके लिए क्वेश्चन, भारत और चाइना की जो सीमा है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत अफगानिस्तान की सीमा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप कमेंट में करके बताइएगा जरूर। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो देख लेते हो
उसके बाद में जो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं उसका कमेंट करके जवाब नहीं देते हो, तो ये जवाब जरूर दें, हमें भी पता चले कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हो, आप पसंद कर रहे हो या ना पसंद कर रहे हो, जो भी हमें आइडिया लगे कि आप लोगों को कुछ मदद हो रही है या नहीं। ठीक है, आपकी वीडियो के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको जो ट्रिक्स के माध्यम से जो चीजें याद करानी पड़ती हैं, या फिर जो भी आपको भारत के संवैधानिक विकास में अब तक क्लासेस दी गई हैं, इनमें आप खुद महसूस करेंगे कि जिस स्तर की आप पढ़ाई अभी कर रहे थे उससे आपको थोड़ा सा अपग्रेड या कुछ मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब भारत और पाकिस्तान क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। कब? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। ब्रिटेन की तरफ से आने वाला सबसे अंतिम अधिनियम कौन सा है? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसके बाद में चूंकि हम संविधान सभा का गठन कर चुके हैं, तो अब हमारा संविधान निर्माण का कार्य शुरू होगा। तो अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग संविधान के निर्माण पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, भारत संविधान का निर्माण या भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण। कल हम लोगों ने जो संविधान सभा के गठन पर चर्चा स्टार्ट की थी, या उसको जाते जाते जब खत्म कर रहे थे, तब एक पॉइंट बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। अब जब किसी भी क्लास, आप मानिए जैसे क्लास है, अब इस क्लास में अगर सारे बच्चे ही आके बैठ जाए, टीचर ना आए, तब एक बच्चे को आकर के क्या बनना पड़ता है? कहीं ना कहीं अध्यक्ष के रूप में काम करना पड़ता है। अब पहली बार सारे आए हैं, तो अब इस दिन एक अस्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे, अस्थायी अध्यक्ष, और उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमसे पूछता है ये क्या है? अस्थायी अध्यक्ष। ये क्या है? अस्थायी अध्यक्ष। कब चुने गए? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को चुन लिए गए। अगली बैठक जब होती है 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। यहीं पर संवैधानिक सलाहकार भी चुने जाते हैं। संवैधानिक सलाहकार, इनके साथ साथ में एक और पद संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है बीएन राव को। बीएन राव, संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है बीएन राव को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों पर विशेष ध्यान बनाइएगा। 9 तारीख को पहली बैठक हुई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। दूसरी बात, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, और साथ में संवैधानिक सलाहकार के रूप में बीएन राव को चुना जाता है। अगर हम आपसे बात करें कि सबसे पहला प्रारूप, संविधान का सबसे पहला प्रारूप किसने पेश किया था? संविधान का सबसे पहला प्रारूप बीएन राव के द्वारा पेश किया गया था। संविधान का जो सबसे पहला प्रारूप है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? बीएन राव के द्वारा पेश किया गया था। इतनी बात समझ आई? फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जरा समझिएगा। 13 दिसंबर
1946। ये लगातार बैठकें चल रही है संविधान सभा के लिए, ठीक है। पहली 9 को, दूसरी 11 को और तीसरी 13 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, नेहरू का मतलब जवाहरलाल ही है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को एक प्रस्ताव पेश करते हैं और उस प्रस्ताव का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को अपना पेश करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। अब ये चीजें यहां से कार्रवाई शुरू हो जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने से सदन का जो ये अभी संविधान सभा है, इसकी कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। 13 दिसंबर 1946 से ये कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है और 22 जनवरी 1947 को ये पास भी हो जाती है। चलिए, अब इसके बाद में संविधान सभा के अंदर कार्रवाई स्टार्ट हो गई। अब संविधान को बनाने को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। मैं आपसे बात करूं कि संविधान सभा का अध्यक्ष, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चों को कि संविधान सभा का अध्यक्ष तो आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब इसके आगे मैं चर्चा शुरू। प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति एक 7 सदस्यों की समिति है। कितने सदस्यों की? 7 सदस्यों की। अध्यक्ष कौन है? बहुत पूछता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। सदस्यों की संख्या कितनी? 7 सदस्यों की इसकी संख्या। इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां, मैं कुछ एक समितियों पे चर्चा करना चाहूंगा। जैसे एक समिति है झंडा समिति। झंडा समिति में बहुत कंफ्यूजन रहता है। झंडा समिति का कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं 1-2 समितियों की और चर्चा कर लूं। अगर मैं बात करूं आपसे संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। इसके अलावा एक संघ शक्ति समिति भी थी, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इसके भी अध्यक्ष पंडित नेहरू। इनके अलावा प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अलावा एक और समिति थी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। इसके अलावा झंडा समिति, बहुत कंफ्यूजन रहता है, झंडा समिति। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति का भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्यों की है? 7 सदस्यों की। इसके अलावा संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ एक समितियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं। आप सब किसी न किसी पेपर में इनके बारे में क्वेश्चन कर लेगा। तो इतनी बात समझ आई। यानी संविधान का सबसे पहला प्रारूप किसने पेश किया? BN राव ने पेश किया। उसके बाद इसी को और ज्यादा विस्तृत रूप यानी और ज्यादा चर्चा के साथ जो काम बढ़ाया, समिति 1 बना दी, प्रारूप समिति अध्यक्ष किसको बना दिया? भीमराव अंबेडकर को। बाकी ये भी कुछ एक समितियां हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं।
तो आप बताइए भारतीय संविधान कितने दिनों में बन के तैयार होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारतीय संविधान 2 साल, या इसको हम ऐसे लिखें 2 वर्ष, इस साल में वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। बन करके तैयार फाइनली होता है 26 नवंबर 1949 को। अब ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं और थोड़ी चर्चा करूंगा, समझिएगा। 26 नवंबर 1949 प्रारूप समिति को ये पता है कि अब हमारा संविधान एकदम क्या है, बनके तैयार। अभी जो संविधान बनके तैयार है इसको पारित भी तो कराना है संविधान सभा में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर एक प्रस्ताव लाते हैं। कहां पे? संविधान सभा में। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रस्ताव लाते हैं संविधान सभा में, जिसमें ये बताते हैं कि भैया अब हमारा संविधान बनके क्या हो गया? तैयार हो गया। तो इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही यह प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। यानी हमारे संविधान को अंगीकृत कर दिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या कर लिया जाता है? अडॉप्ट कर लिया जाता है, अंगीकृत कर दिया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत होने के बाद यह संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करवाया जाता है। यानी 26 जनवरी 1950, अभी आने वाली 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसकी कहानी भी अपनी अलग है कि जब 26 नवंबर को 1949 को जब संविधान बन के तैयार हो चुका है तो उसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों कराया गया। एक और चीज, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक जो भारत का शासन है, ये हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे? इसको औपनिवेशिक राज्य की तरह से पढ़ेंगे, यानी डोमिनियन स्टेट की तरह से इसको पढ़ेंगे। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब जरा इसको समझिएगा। 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। जब हमारा संविधान लागू होता है तो इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने होते हैं? तो इस संविधान में 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। भाग कितने होते हैं? 22 भाग। 395 अनुच्छेद, 22 भाग। और अनुसूचियां कितनी होती हैं? अनुसूचियां कितनी होती हैं? तो 8 अनुसूचियां। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने, तब यह संख्या आपके 460 प्लस है और ये लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर अनुच्छेद पूछेगा तो कितने हैं? 395। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, भाग कितने? 22। और अनुसूचियां कितनी? 8। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12। वर्तमान में अनुसूचियां 12। नेक्स्ट, इसके बाद में आप लोगों को जो अनुसूचियां हैं इनका टॉपिक में पढ़ा दूंगा और एक ही क्लास में आपको ट्रिक के माध्यम से अनुसूचियां याद भी करवा दूंगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो हमारा संविधान सभा यानी जो संविधान सभा निर्माण कर रही है संविधान का, उसको किस तरह से या किन किन प्रोसेसों से होकर गुजरा, इसके साथ साथ में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन सब चीजों पे आज की क्लास में हमने चर्चा की। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो शुरुआत से लेकर के अंतिम तक जरूर देखें। इसको देखने से आपको ये चीजें मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि एक एक घटनाक्रम, एक एक डेट, एक एक नाम समय के साथ आपको अपने आप याद हो जाएगा।
कोशिश करिए कि इनको देख करके इनके नोट्स भी बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारे पास आइए, कार्तिकेय क्लासेस आइए और आपको यहाँ से नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और इसका कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप एडमिशन ले ना ले ये आपकी मर्जी, आप जहां जा रहे हैं वहां जाएं, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो आप आकर के हमसे फ्री नोट्स ले सकते हैं।